हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग का क्या है, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। क्लास 12th फिजिक्स की पीवाईक्यू। ये है अपना लेक्चर नंबर 2। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 2। बीच में लिख दे रहे, आपको दिखाई देगा, ज्यादा बेहतर है। लेक्चर नंबर क्या है? ये 2 पीवाईक्यू का, जिसमें हम लोग 2023 में आए हुए क्वेश्चन सभी कर रहे हैं। ठीक है, किस सत्र के लिए? सत्र है अपना 2023-24 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना बालक? तो अब एक बात आपको ध्यान देना है, मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार देख ले रहा हूँ सब कुछ बढ़िया ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं एकदम से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आई होप आपको हर एक चीजें एकदम क्लियर प्रॉपरली दिख रही होंगी। ठीक है, सब कुछ दिख रहा है बाकायदा। चलो शुरू करते हैं। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं लिखिए और देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य। दोनों। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि चैप्टर्स क्या है, तो कहां से ये क्वेश्चन है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कहां से है आपका? तो फर्स्ट पेपर, किस पेपर में आपको मिलेगा? ये फर्स्ट पेपर का लास्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। हालांकि प्रश्न क्या आया हुआ था बोर्ड पेपर में आपका? प्रश्न में सिर्फ आपसे पूछा था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न में क्या पूछा गया है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए। अब ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय तरंग, आप लोग हेडिंग लगाएंगे हमारे साथ, क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे इनको? EMW। क्या बोलेंगे? EMW। ठीक है, अब अगर इसके बारे में हम चर्चा शुरू करें तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप लोग दिमाग में क्या रखोगे कि 1865 में मैक्सवेल, एक साइंटिस्ट थे, वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, वो फाड़ के रखे, बढ़िया खेल रहे हैं ना। हाँ, तो देखो 1865 में साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। इन्होंने कब बताया था इसके बारे में? सबसे पहले हमें 1865 में बताया था। और इनकी जो ये थ्योरी थी ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे, कईयों के लिए बर्बादी का कारण बनी, कईयों के लिए। क्यों? क्योंकि भैया देखो, रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल याद है? परमाणु के अस्तित्व की व्याख्या नहीं कर सका था। रीजन क्या था? यही भाई साहब, इन भाई साहब का कहना था, मैक्सवेल का, जो उन्होंने सिद्धांत दिया था कि कोई भी आवेशित कण अगर गतिमान अवस्था में है तो उससे लगातार वैद्युत का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो जब लगातार ये ऊर्जा का उत्सर्जन करते थे तो फिर परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन थे चारों ओर चक्कर लगाते ऊर्जा छोड़ते कहां जाते? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन आ जाता नाभिक में, परमाणु का अस्तित्व ही खत्म। यही बात साहब जिंदगी बर्बाद की हाइगेंस की। अच्छा खासा बेचारा हाइगेंस मान के चल रहा था कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, उससे सारी काम उसके हो रहे थे। ये भाई साहब पहुंच गए, नहीं, यांत्रिक तरंग ना है। काहे ना है? काहे कि यांत्रिक तरंग में उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे। जहां पे माध्यम नहीं है वहां पे उनका संचरण नहीं होगा। यही कारण है कि चंद्रमा पे अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज उसे जो है अगले वाले को सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां कोई माध्यम नहीं है। आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हो, एक माध्यम है ना, तो ध्वनि तरंगों जैसे। इन्होंने बताया ना 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 ना, ऐसा ना है। प्रकाश भी एक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। हाइगेंस आप फेल हो गए। हाइगेंस की द्वितीय तरंगों का सिद्धांत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 12th एग्जामिनेशन। सही बात है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात इन्होंने बताई, डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो तो इन्होंने डेफिनेशन क्या बताया, ध्यान से सुन लो, मैं लिखा नहीं रहा हूं डेफिनेशन को, सुन लो। डेफिनेशन में बताया कि जब किसी वैद्युत परिपथ में, कब की बात की? जब किसी वैद्युत परिपथ में, कब? जब किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की आवृत्ति को बदलते हैं। समझ रहे हैं बात? जब किसी वैद्युत परिपथ में, चलो लिख लो, कोई बात नहीं है, लिखो। जब किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा
की आवृत्ति, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं भैया जो प्रत्यावर्ती धारा है, जो करंट है वो कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा, बदलती रहती है, वेग के रूप में चलती है, यूं, है ना, मस्त लहराते हुए। हाँ, तो धारा की आवृत्ति को तेजी से बदलते हैं, क्या करते हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, तेजी से बदलते हैं, तो विद्युत ऊर्जा एक तरंग के रूप में चारों दिशाओं में फैल जाती है। क्या होती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, यही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बताऊं इनके गुणों के बारे में, तो अब आप लोग जान के हैरान होंगे कि क्या होगा, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो अगर करंट इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तीनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, यूं, कैसे, कुछ यूं, देखो यूं, ठीक है ना, ये वाली सामने वाली उंगली ये ऊपर, दोनों दूसरे के लंबवत है, 90 अंश का कोण, ये सामने वाली उंगली ये इधर, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण, समझ में आ रहा है, ये देखो ये ऊपर है, ये सामने वाली उंगली, सबके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 अंश। यानी कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंग की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तरंग के चलने की दिशा, क्या है, तरंग के चलने की दिशा या तरंग के संचरण की दिशा। तो पहला गुण तो आप यही लिख सकते हो, क्या, कि इसमें क्या होगा, तरंग के संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई, तरंग के संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। दूसरी बात, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या है, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, क्या नहीं है, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, यानी ये बिना माध्यम की संचरण कर सकते हैं, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पॉइंट, इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है, कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं इनके बारे में जो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। साथ ही साथ यहां से एक बात और प्रूव हो गई थी कि भैया प्रकाश भी क्या है, एक ईएमडब्ल्यू है, बीएमडब्ल्यू नहीं, क्या है, ईएमडब्ल्यू। आप लोग बीएमडब्ल्यू मत सोचो, ठीक है, ये ईएमडब्ल्यू है। तो पहली चीज तो हमने चर्चा कर ली भैया, 1865 में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था कि अगर किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को बदलते हैं तो उसमें बहने वाली जो धारा है, जो उसमें ऊर्जा है, वो सभी दिशाओं में तरंगों के रूप में फैल जाती है, जिसे अपन लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और इस प्रकार जो तरंग के संचरण की दिशा है, जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र भी तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरी बात, इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चौथी बात, इनकी चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एंड फोर्थ हम कह सकते हैं कि प्रकाश भी क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, किसके बारे में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप, उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर हम लोग एक बार मैं देखता हूँ नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, नीचे तक का दिख रहा है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है, समझ में आ रहा होगा। देखो, दूसरा है देहली तरंग दैर्ध्य। अच्छा, देखो मैं केवल परिभाषा ही नहीं बताऊंगा, हम बाकायदा चर्चा कर रहे हैं, भले ही 4-5 क्वेश्चन ही होंगे लेकिन बाकायदा चर्चा होगी। देखो, अगला क्वेश्चन की बात करें, देहली तरंग दैर्ध्य, तो ये आपको मिलेगा सेकंड पेपर में, किसमें, ये आपको मिलेगा सेकंड पेपर में, और चैप्टर का नाम है बालक प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या नाम है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। देखो क्या बना है ये, तो डेफिनेशन तो छोटी सी है, लेकिन अभी डेफिनेशन लिखने से पहले इसकी चर्चा सुनो। देखो, मान लो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पे ये कोई एक धातु है जिसमें कई सारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कोई एक मेटल का सरफेस है, ये क्या है,
कोई धातु की एक पतली पत्ती आपने ले ली, कोई प्लेट ले ली, कुछ भी ले लिया। अब होता क्या है कि अगर आप यहाँ से विकिरण डालते हो, विकिरण का मतलब क्या है, ऊर्जा देते हो। विकिरण का मतलब क्या है, ऊर्जा आप देते हो। तो ऊर्जा पाते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन खटाक से आगे बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, खटाक से बाहर आ गए। तो अब यहाँ पे बात आती है, क्या हम कोई सी भी ऊर्जा देके बाहर आ जाएंगे? ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा भाई। होगा क्या, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकलने के लिए, किससे बाहर निकलने के लिए, तो हम कहेंगे इस पदार्थ से बाहर निकलने के लिए भैया उसको कुछ ना कुछ एक निश्चित ऊर्जा चाहिए। ऐसे थोड़ा यार कि हम आके बोलेंगे हे इलेक्ट्रॉन निकल और वो निकल लेगा, ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ऊर्जा देनी पड़ेगी। और उसे भी ऐसा नहीं है कि एक चॉकलेट का लालच देंगे और इलेक्ट्रॉन निकल लेगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या अपन लोग, भैया मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एज्यूम कर लो, एज्यूम कर, मानने में तो कुछ नहीं जाता मुझे लगता है, भैया इसको 5 जूल की ऊर्जा चाहिए निकलने के लिए। ये रो रहा है कि भैया हमको निकाल तो रहे हो लेकिन हमको 5 जूल की ऊर्जा दे दो। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ध्यान से सुनना बात को, ये लिखेंगे नहीं, लिखेंगे सिर्फ इसकी डेफिनेशन, बट सुनना आप लोग, किसी भी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा उसका कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है, ठीक है ना। तो अगर हमें एक निश्चित जो है ऊर्जा देनी है, तो अब देखो हम लोग पढ़ चुके हैं जो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर h न्यू। क्या होती है, E बराबर h न्यू। तो जाहिर सी बात है जहां पे h प्लांक नियतांक है वो बदल नहीं सकता। ये फिक्स हो गया कि भैया इतनी ऊर्जा चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक फिक्स आवृत्ति भी तो हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई, एक फिक्स आवृत्ति भी हो गई। तो हमें मिलता क्या है, और जो आवृत्ति और इसमें संबंध है वो क्या होता है, न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा, जहां पे लैम्डा तरंगदैर्घ्य, ध्यान से सुना एक एक बात को, जहां पे लैम्डा क्या होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, ई क्या होती है, ऊर्जा होती है, न्यू क्या होती है, आवृत्ति होती है, न्यू क्या है, आवृत्ति है। तो ई बराबर एच न्यू। दो फॉर्मूले ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई इसको निकलने के लिए जो आवश्यक कम से कम ऊर्जा है, कि कम से कम इतनी ऊर्जा आप दे दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उस ऊर्जा को क्या कहेंगे, कार्यफलन। क्या बोलेंगे उसको, कार्यफलन। और ये जब आप ऊर्जा दे रहे हो तो आपको फिक्स है भाई, H फिक्स हो गया, E फिक्स हो गया, तो आवृत्ति भी फिक्स होगी। तो हम ऐसे बोलेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति, क्या बात कर रहे हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति, ठीक है ना, जिसके लिए क्या हो कि जिसपे पढ़ते ही या जिसके आवृत्ति की तरंग को पढ़ते ही क्या हो, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल जाए, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई 5 जूल ऊर्जा इसको चाहिए, अब आपने ला करके 5 जूल ऊर्जा दे दी। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके बैठ के रोना शुरू कर दिया, हमको हमारे घर से निकाल दिया, हमको हमारे घर से निकाल दिया, रो रहा है बैठ के। तो हमने कहा अच्छा एक काम करो, रो मत, हम तुमको ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं, 5 जूल तुमको क्या चाहिए, यहाँ से निकलने के लिए, ठीक है। तो 5 जूल चाहिए, चलो हम तुमको दे रहे हैं 7 जूल ऊर्जा। तो जैसे जो 2 जूल ऊर्जा आपने एक्स्ट्रा दिया ना, ये 2 जूल ऊर्जा इसको किसमें बदल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। और इतनी ऊर्जा पाके इलेक्ट्रॉन निकलने चलने लगेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश है, और आवेश के चलने को या आवेश के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये हमको वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और यही रीजन होता है, देखो ध्यान से भाई, विकिरण, विकिरण आप क्या डाल रहे हो, प्रकाश डाल रहे हो। कौन सा विकिरण डाल रहे हो, प्रकाश, फोटो, फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश। अब हम यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाले, प्रकाश से क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन चलने लगा, मतलब वैद्युत धारा मिल गई। और इस पूरी घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, जो अपने चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। अच्छा, मैं दूसरी बात करूं अगर यहाँ से, कि दूसरी बात क्या है, तो ध्यान से देखना आप लोग, हमें चर्चा किसकी करनी है, देहली तरंगदैर्घ्य। किसकी चर्चा करनी है, देहली तरंगदैर्घ्य। क्योंकि देहली तरंगदैर्घ्य क्या होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है, जिसकी हमें चर्चा करनी है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्या लिखेंगे डेफिनेशन अपन, ठीक है, कि किसी धातु की सतह से, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कराने के लिए, उत्सर्जन कराने के लिए,
ठीक है, आवश्यक या कराने के लिए तरंग की आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य को ही, या अधिकतम तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य और एक बात ध्यान देना, इसे हम लोग लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लैम्डा नॉट से। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, क्या क्या आपको यहाँ से ध्यान देना है जो आपको खुद से पढ़ना है, दो तीन चीजें आपको खुद से पढ़नी है, क्या क्या, पहली चीज देहली आवृत्ति, क्या चीज, देहली आवृत्ति। अब देहली आवृत्ति की मैं परिभाषा बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो। किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराने के लिए तरंग की आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति, यहाँ पे देख लो न्यू और लैम्डा एक दूसरे के उल्टा है, लैम्डा यानी तरंगार्थ अगर अधिकतम तो आवृत्ति न्यूनतम, तो यहाँ पे क्या होगा, आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं, और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, न्यू नॉट से। तीसरी चीज क्या होती है, कार्यफलन। दूसरा आपको क्या पढ़ के लाना है, ये भी एक बात ध्यान देना, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कराने के लिए तरंग की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। डेफिनेशन सब सेम है यार, अलग नहीं, आप सब तैयार कर सकते हो। कार्यफलन को हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, W से। तो अब देखो कार्यफलन के लिए बराबर क्या हो सकता है, तो W बराबर होगा, पहला फार्मूला H न्यू नॉट, क्या होगा, H न्यू नॉट, और न्यू नॉट बराबर क्या होगा, पहला चीज ये दिमाग में रखो आप लोग, जहां पे न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति। बी पार्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि भैया न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन लैम्डा नॉट, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू क्या मिलेगा, H तो वही रहेगा, H नहीं चेंज होने वाला है, क्या बदलेगा, न्यू नॉट की जगह पे आप लिख दो HC अपॉन में लैम्डा नॉट। तो अगर ऊर्जा निकालनी है तो एक अलग बात है, और कार्यफलन निकालना है तो सेकंड बात। उम्मीद करते हैं इतनी पॉइंट बेहतर क्लियर होगी, ठीक है ना, और इससे बेहतर डिटेल डिस्कशन और क्या ही हो सकता है ना। तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 1 2 3, चलिए मूव करते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। क्या है अपना क्वेश्चन, अपना ध्यान से देखना। n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी व प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, ये एज्यूम कर लो एक आपका उत्तल लेंस है, क्या है ये, एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना, और इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, और आपने इसको क्या किया है कि एक द्रव में डुबो रखा है, ठीक है ना, लेंस किस में डूबा हुआ है, द्रव में डूबा हुआ है, ऐसा कुछ ये प्रश्न आपसे बोल रहा है। तो यानी अब आप देखो भाई, देखो इसने क्या बोला है कि इसका भी अपवर्तनांक क्या है, इसके अपवर्तनांक को हम लोग बोलेंगे n2, कितना दिया है 3/2, और द्रव का अपवर्तनांक n बराबर ये भी कितना दिया है 3/2। तो लेंस की फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तर में ध्यान से देखना, पहले चीज तो मैं उत्तर लिख दूं, उत्तर के एक्सप्लेनेशन में क्या हो जाएगा कि अगर दोनों की फोकस दूरी बराबर है तो क्या होगा, उत्तर सुन लो आप लोग, उत्तर ये होगा कि लेंस की फोकस दूरी f स्मॉल f मतलब फोकस दूरी अनंत हो जाएगी, क्या होगी, अनंत हो जाएगी, अर्थात लेंस एक समतल प्लेट की भांति, किसकी भांति, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो आपका ये लेंस था वो लेंस नहीं रह जाएगा, वो ऐसा बिहेव करेगा मानो कि एक आपने समतल प्लेट डुबो रखी है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जा रही है, इनफाइनाइट हो जा रही है। एक्सप्लेनेशन देखो इसका, तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या देखेंगे, लेंस निर्माता सूत्र से, या जो अपना लेंस मेकर
लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर्स फार्मूला, वो क्या होता है 1/f बराबर n2 माइनस n1 अपान n1 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है लेंस निर्माता सूत्र। अब जहां पे n1 ध्यान देना, n1 क्या है माध्यम का अपवर्तनांक, n2 क्या है, इसको भी एक साइड में आप लोग लिख लो, ठीक है। क्या लिखना है, तो मैं एक्सप्लेनेशन कहां से करूंगा यार, अगर मैं ये लिखा दूंगा तो चलो एक्सप्लेनेशन हमें उसके लिए, उस क्वेश्चन के लिए ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इतने में काम उस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दे लो कि इस सूत्र में जो f है वो क्या है, लेंस की फोकल लेंथ है, क्या है, लेंस की फोकस दूरी है, n1 क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, किसका है, जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है ना उस माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक बात है। n2 क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, n2 क्या है, n2 है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और R1 और R2 क्या है, लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं हैं, क्या है, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं हैं। देखो फिर एक्सप्लेनेशन में देख लो, तो तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली कि अगर n1 का मान बड़ा है n2 से, मतलब आपने जिस लेंस को जिस द्रव में या जिस माध्यम में रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो होगा क्या कि भैया देखो n1 अगर बड़ा हो गया तो n1 किस में है, माइनस में, तो ये वाली जो फोकस दूरी है वो किस में आएगी, फिर ऋणात्मक आएगी, नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने के कारण लेंस की प्रकृति पलट जाएगी, क्या होगा, लेंस की प्रकृति उलट जाएगी। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि अगर लेंस हमारा उत्तल था तो अब अवतल की तरह बिहेव करेगा, और अगर अवतल था तो अब उत्तल की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसकी फोकस दूरी बदल गई, प्लस से माइनस हो गई, माइनस से प्लस हो गई। दूसरी बात क्या है कि अगर n1 बराबर n2 तो अब ध्यान से देखो, तो क्या मिलेगा, 1/f बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो बराबर होगी, बराबर करेंगे तो घटाएंगे 0 आएगा, 0 का गुणा से 0 मिलेगा, तो यानी f बराबर क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट। और अनंत वाला हमने बता दिया कि अगर फोकस दूरी अनंत है तो जो हमारा कोई सा भी लेंस हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, वो समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा लेंस है ना वो कैसा बिहेव करेगा, समतल प्लेट की तरह, कैसा बिहेव करेगा, समतल प्लेट की तरह। तीसरी बात और देख लो कि अगर n1 छोटा हो जाए n2 से तो फोकस दूरी अपनी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, जैसा का था वैसा का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूले को या तो डेरिवेशन आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, मतलब इसके बिना बोर्ड पेपर क्वेश्चन नहीं बना सकता। एक चाहे फार्मूला लिखने के लिए आ जाए कि लेंस निर्माता सूत्र लिखिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसको डेरिवेशन करने के लिए, या इसमें बेस्ट न्यूमेरिकल देते लगाने को आप लोगों को, या ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले, मतलब इस फार्मूला से क्वेश्चन आना ही आना है, किसी भी कीमत पर कोई रोक नहीं सकता है, ठीक बात। चलो ये तो कुछ आसान सा है। भाई बोल रहा है कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, आवेश हम पढ़ चुके हैं ना, Q बराबर क्या होता है, Ne, जहां पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन है, क्या है, क्योंकि नाभिक की बात कर रहे हैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं, कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, भाई जितना उनका परमाणु क्रमांक है, जितना उनका परमाणु क्रमांक है। तो n बराबर किसके होता है, z के, तो हम कह सकते हैं q बराबर z इंटू, तो 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। भाई एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है, तो वही हो जाएगा। तो q बराबर 16 सत्ते 112, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो 11.2 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये आप बोलोगे 1.12 गुणे 10 की घात माइनस 18 कूलम। तो ये तो आसान सा सवाल था, इस पे कोई बहुत ज्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करनी थी, और ये अपना रहा क्या खूबसूरत सा आंसर, क्या रहा
खूबसूरत सा आंसर, आंसर भी खूबसूरत होते हैं। हाँ देखो कितना खूबसूरत आंसर है, नहीं लगा आपको? हाँ ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये दोनों, ये तो आसान सा न्यूमेरिकल था, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को भेजे में घुसेड़ लेना है। और ये सच बता रहे, विद्या कसम इसको जिंदगी भर नहीं बोलना है, ठीक है ना? इसको जिंदगी भर नहीं बोलना है। कब तक नहीं बोलना है? जीवन भर नहीं बोलना है। कब तक? जीवन भर, जब तक सांस रहेगी तब तक ये याद रहना चाहिए, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करना है वो कर लें, और मूव करते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बस एक क्वेश्चन और छोटा सा आप लोग कर लेंगे, ठीक है बच्चों? देखो अगला क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया कि ताकि लिखने पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना? तो मैं इस पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी लगभग 25 मिनट का वीडियो बन चुका है अपना, है ना? तो मैं चाहूंगा कि 30 मिनट से ज्यादा का ना जाए। तो ये पहली चीज तो बात आ जाती है कि ये तो मैं लिखना भूल गया, कहाँ से है? तो ये फर्स्ट पेपर से है। कहाँ से? फर्स्ट पेपर, चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या नाम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। वो वाला ईएमआई नहीं, कर्जा वाला भरने वाला, ठीक है? तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि होता क्या है कि अब जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं ना, तो उसके कारण, या जब लोग विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है कि एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? जिसको हम लोग इस पूरी घटना को क्या कहते हैं? स्टॉप प्रेरण बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉप प्रेरण कहते हैं। और साथ ही साथ उसमें होता क्या है कि भैया जो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के किस मात्रा में बदल रही है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जाकर के फार्मूला मिलता है। तो बस दिमाग में रखना, स्व प्रेरित का मान क्या होता है? माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। और अगर एकांक समय में धारा में परिवर्तन 1 एम्पीयर, मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा बदल जाए, तो एल का मान माइनस ई के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमने मॉड लगा दिया, ठीक है ना? मतलब हमने मान लिया कि प्लस का मान ही हम मान रहे हैं। तो उसका परिभाषा क्या बनेगा? यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो, तो 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के परिवर्तित होने पर, यानी अगर 1 एम्पीयर 1 सेकंड में बदल जाए, तो उसमें क्या होगा? 1 वोल्ट का ईएमएफ, मतलब विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव